दुकान में दाखिल हुए माजिद अंकल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर्विस तेज करवाओ। और मैं उनकी बात सुनी अनसुनी करते हुए अम्मा के पास चली गई, जहाँ पर अम्मा दूसरी खवातीन के साथ बैठी खाना खा रही थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उन्होंने मुझे अपनी पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और मैं वहाँ पर बैठ गई, जबकि वो खाने के साथ खवातीन से बातें भी करती जा रही थी। अम्मा की दूसरी तरफ उस्मा सरमद भी बैठी हुई थी और हस्बे मामूल उसकी माँ के साथ किसी बातचीत पर बहस हो रही थी। वो अम्मा से मुखातिब होकर कह रही थी, नीलो जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। तो अम्मा कहने लगी, जी फरमाइए कौन सी बात है आपको। तो वो कहने लगी, जब आप लोगों ने शादी से एक रात कबल यहाँ स्टे करना था तो फिर आप लोगों ने अलग अलग से मेहंदी क्यों रखी है। और कहने लगी, कसम से अगर आज दोनों की इकट्ठी मेहंदी होती तो कितना मज़ा आता। फिर उसने अम्मा की तरफ देखा और बोली, मेरी बात को जवाब नहीं दिया आपने नीलो बाजी। तो अम्मा कहने लगी, जवाब क्या देना है। पहली बात तो यह है कि कार्ड छपाते वक्त हमारा प्रोग्राम ये था कि हम शादी वाले दिन सुबह सुबह घर से निकलेंगे और फिर रात गए तक वापस लाहौर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर ऐन वक्त पर माजिद ने इसरार किया इसके यहाँ एक रात ठहरा जाए, क्योंकि इसके ख्याल में हमारे प्रोग्राम के मुताबिक अमल हुआ था। बाराती इसमें सब लोग थक कर चूर हो जाए और शादी को ठीक से एंजॉय नहीं कर सकेंगे, इसलिए पब्लिक के पुरजोर इसरार पर हम लोग यहाँ एक रात रुकने पर मजबूर हुए। तो उज़्मा कहने लगी, तो क्या हुआ, आप फिर मेहंदी का प्रोग्राम इकट्ठे कर सकते थे। उसकी बात सुनकर अम्मा ने मुझे गिलास में पानी भरने का कहा और मैंने जल्दी से उनके गिलास में पानी भरा। तो अम्मा ने गिलास को अपने होंठों के साथ लगाया और पानी का एक बड़ा सा घूंट बढ़ा। फिर उन्होंने उज़्मा की तरफ देखा और बोली, गले में रोटी का नवाला फंस गया था। और फिर एक लंबी सांस भरने के बाद बोली, जो बात तुमने कही है ना उज़्मा, ये बात हमारे दिमाग में आई थी, लेकिन तुमको अपने भाईजान का पता है कि एक बार जो कह दिया सो कह दिया। चुनाचा ये तजवीज़ सुनकर वो कहने लगे कि मैं अपने ऑफिस वालों और सब अजीज़ों अकारबों मेहंदी के कार्ड वगैरह दे चुका हूँ। और दूसरी और असल बात यह है कि मियाँ साहब का कहना था कि इस तरह के मखलूत फंक्शन इन्हें हरगिज़ पसंद नहीं आए। अम्मा की बात सुनकर उज़्मा हंस पड़ी और बोली, रहने दे बाजी, आपने चाहा ही नहीं होगा, वरना मियाँ जी की क्या मजाल है। और इससे पहले कि अम्मा इस बात का कोई जवाब देती, उज़्मा की बात पर लेडीज़ की एक फरमाइशी कहका पड़ा और बात आती गई हो गई। खाने के बाद सब लोग खासकर लेडीज़ वहीं लान में बैठी गई और नीचे घास पर दरी बिछाकर वहाँ ढोलक रख ली गई और एक बार फिर से शादी के गीत शुरू हो गए। मैंने कुछ देर तो उनका साथ दिया, फिर मुझे यूरिन की हाजत महसूस हुई और मैं वहाँ से उठकर अंदर रूम की तरफ चल पड़ी। तो देखा कि वहाँ पहले से ही कोई घुसा हुआ था और मैं गैलरी में उस इंतज़ार में खड़ी हो गई कि जो ही वाशरूम फारुग होता जाऊँ। इतने में क्या देखती हूँ कि वही ढीठ लड़का मेरे पास आ खड़ा हुआ, इधर उधर देखते हुए बोला, आपको किसकी तलाश है। तो मैंने उसका कोई जवाब ना दिया और खामोशी से खड़ी रही। फिर उस लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हुमा जी प्लीज़ आप मुझे गलत ना समझे, आप मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैंने बज़ाहिर फर्ज पर देखते हुए कहा कि जलील आदमी को ठीक से लड़की भी पटानी नहीं आती। पता नहीं कैसे इसने मेरे दिल की बात सुन ली और कहने लगा, हुमा जी आप यकीन करें मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं तो फिर कहने लगा, यकीन करें हुमा जी, खुद मेरे पीछे बहुत सी लड़कियाँ फिरती हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि सामने कमरे वाले वाशरूम का दरवाज़ा खुला और वाशरूम से जेदा बाहर निकल आया। और जैसे ही जेदा वाशरूम से बाहर आया, मैंने उस लड़के जिसने अपना नाम दोस्त नवाज बताया था कि कोई बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ी और वाशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब मैं फारिग होकर बाहर निकली तो देखा वही लड़का जेदे के साथ खड़ा बातें कर रहा था और फिर मुझे देखते ही वो लड़का वहाँ से 9-2-11 हो गया और अब अकेला ही जेदा वहाँ खड़ा रह गया था। पता नहीं क्यों जेदे को देखकर एकदम मेरे अंदर की तरास भड़क उठी और एकदम से ही मेरी हवस ने सर उठाया और उसके साथ ही नीचे मेरी कुछ होने लगा, खुद को मसलने लगी। और फिर मैं मसलते जेदे के पास पहुंच गई और कबल इसके कि मैं उससे कुछ कहती वो मुझसे कहने लगा, बीबी जी आपको एक बात बताऊं। तो मैंने उससे कहा, बोलो जनाब। तो वो कहने लगा, आपको पता है ये जो लड़का यहाँ खड़ा था कौन है। तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तो वो मुझसे कहने लगा, बीबी जी ये लड़का एक बहुत बड़े ज़मींदार का इकलौता बेटा है। इसकी बात सुनकर मैंने बुरा सा मुँह बनाया और बोली, इकलौता हो या खोता मुझे इससे क्या, मैं तो इतना जानती हूँ कि ये सुबह से एवं ही मेरे पीछे पड़ा है। मेरी बात सुनकर जेदा कहने लगा, बीबी कोई भी ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ता। तो मैंने कहा, दफ़ा कर जेदे। और फिर मैंने गैलरी में इधर उधर देखा और उसको कमरे के अंदर आने का बोला। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैंने अपना हाथ जेदे की धोती में डाला और उसके तोता को अपने हाथ में पकड़ लिया। उस वक्त तक जेदे का तोता एक छिछड़ा सा बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको अपने हाथ में लेकर मसलना शुरू किया तो उस छिछड़े में जान आना शुरू हो गई। चुनाचा मैं उसे मजीद मसलते हुए जेदे से कहने लगी, जेदे आज रात फिर तुम मुझसे मिलना है। मेरी हरकत देखकर और मेरी बात सुनकर जेदा कुछ घबरा सा गया और इससे पहले कि उसका तोता अकड़ता उसने मेरा हाथ अपने तोते से छुड़वाया और कहने लगा, ये क्या कर रही हो, यहाँ कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। और फिर उसके साथ ही उसने अपने तोते को धोती में कर लिया और कहने लगा, बीबी जी
इस अनजान जगह पर हम कैसे मिल सकते हैं? तो मैंने कहा, ये अनजान जगह नहीं और ना ही तुमने मुझसे ज़रूर मिलना है, तो मेरे आगे हाथ और तुमने मुझसे ज़रूर मिलना है। तो वो मेरे आगे हथियार डालते हुए बोला, एक तो तुम बच्चों की तरह हर बात पर ज़िद करती हो। फिर बोला, लेकिन इस दफ़ा तुमने मुझे बताना है कि मैं तुम्हारे साथ कहाँ जाना है, और मुझसे अपना तोता छुड़वा कर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद मैं उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और लान की तरफ बढ़ने लगी तो अचानक एक खूबसूरत सी खातून ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोली, कैसी हो हुमा? मैंने एक तरफ देखा लेकिन पहचान ना पाई, ताहम मैंने बड़ी खुश इखलाकी से उसकी बातों का जवाब दिया और फिर उस खातून से एक्सक्यूज़ करते हुए अम्मा की तरफ चली गई, जहां अम्मा एक अजनबी खातून के साथ बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची तो अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हुमा बेटी, खाला को सलाम करो। उस खातून को बड़े अदब से सलाम किया और एक तरफ बैठ गई। वो दोनों बातें कर रही थी कि उज़्मा बाजी ने आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया और बड़े मायनेखेज़ लहजे में कहने लगी, कैसी लगी मैडम? तो मैंने उज़्मा बाजी की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, क्या मतलब बाजी आपकी बात का? तो वह हंसते हुए बोली, अभी पता चल जाएगा बच्चा, और चुप हो गई। अब मेरे दिल में उस बात की खुदबुद शुरू हो गई कि यह माजरा क्या है, लेकिन कुछ समझ में ना आया। आखिर लाख मिनटों और तरलों के बाद उज़्मा बाजी कहने लगी, जहाँ तक मेरा क़यास है ये खतून अपने बेटे के लिए तुम्हारी अम्मा के पास आई है। उज़्मा बाजी की बात सुनकर मैं तो हक्की बक्की रह गई और हैरत के मारे मेरा मुख खुला का खुला रह गया, और मैं कभी उज़्मा बाजी की तरफ और कभी उस खातून की तरफ देखने लगी। मुझे यूं हैरान होता देखकर उज़्मा बाजी, छोड़ बाबुल का घर, तुमको पिया जी के घर एक रोज़ जाना पड़ेगा। इधर मैं बड़ी हैरानी से सोच रही थी आखिर ये माजरा क्या है। इसी दौरान वो खातून अम्मा के पास से उठकर जाने लगी तो एहतरामन अम्मा भी अपनी जगह से उठी और काफ़ी आगे तक उस खातून को छोड़कर आई। जैसे ही अम्मा वापस अपनी कुर्सी पर बैठी, मैं उज़्मा बाजी से उठकर अम्मा के पास पहुंच गई और जाते ही अम्मा से पूछने लगी, अम्मा ये खातून कौन थी? मेरी बात सुनते ही अम्मा ने एक नज़र उज़्मा की तरफ देखा और कहने लगी, बड़ी कमीनी है ये औरत, उसके पेट में तो कोई बात रहती ही नहीं। और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, अरे तुम इनको नहीं जानती? ये अपनी शफकत आपा थी, चाचे मंजूर की बीवी। तो मैंने उनसे कहा, वो तो ठीक है, पर अम्मा ये बताओ कि ये मोहतरमा आपके पास क्या कर रही थी? तब अम्मा अचानक संजीदा हो गई और मुझसे कहने लगी, देखो हुमा, गो कि उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन मैंने इधर उधर से सुना है कि ये लोग तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। तो मैंने एकदम से अम्मा से कह दिया कि अम्मा अभी मैंने पढ़ना है और मैंने अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। तो अम्मा ने मुझसे पिचकारते हुए कहा कि मेरी जान को कौन काफिर तुम्हारी शादी करवा रहा है? अभी तो उन लोगों ने किसी मार्फत से सिर्फ इस बात का इशारा देते हैं, आगे नसीब में हुआ तो तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो जाएगी। अपने रिश्ते की बात सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई और मैं न चाहते हुए भी अपने दूल्हे के बारे में सोचने लगी और दूल्हे से होती हुई सुहाग रात तक आ गई। और सुहाग रात का सोचकर मेरी प्यास मजीद बढ़ गई और मैं, जो कि पहले ही जद्दे का तोता देखकर काफ़ी गर्म हो रही थी, अब मजीद गर्म तर हो गई। फिर मैंने सोचकर खुद को तसल्ली की कि रात को जद्दे से मिलना है, गर्मी ख़त्म ना सही, उसका तोता कम तो कर ही देगा। मैंने ये सोचा और फिर वक्ती तौर पर शांत हो गई। अभी मैंने इन्हीं सोचों में गुम थी कि उज़्मा बाजी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वो कह रही थी कि हुमा, हम सब फाइक के ससुराल उसकी दुल्हन से मिलने जा रहे हैं, तुम भी चलो। और मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों के साथ चल पड़ी। फाइक भाई के ससुराल का घर वहाँ से थोड़ा ही दूर था। मैं, उज़्मा, 3-4 और ख़वातीन उनके घर चली गई। दुल्हन के घर बड़े लोग यानी कि उसके तो ज़ाहिर है माजिद भाई कोठी में थे और वो बेचारा अम्मा बारात की खिदमत में जते हुए थे और एक बंदे से पूछ रहे थे कि सर चाय हो जाए और कोई चीज़ तो नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। जबकि इधर अतिया भाभी के घर में उसकी करीबी दोस्त और रिश्तेदार ख़वातीन बैठी हुई थी। मैं ख़वातीन को लिए हुए सीधा हाल में चली गई, जहाँ दुल्हन दरमियान में और बाकी लड़कियां उसके आसपास बैठी हुई थी और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से किसी बात पर हंस रही थी। अतिया भाभी के सामने एक ढोलक भी पड़ी थी, लेकिन उस वक्त वो सब लेडीज़ ढोलक की बजाय आपस में खुशगप्पियाँ लगा रही थीं।